हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मामिला क्रांति और आज मैं क्लास 12th के अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसमें आज मैं आप लोगों को जो है आपके लास्ट टॉपिक, आपके लास्ट चैप्टर का पूरा वन शॉट देने वाली हूं, जिसका नाम है अर्धचालक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको पढ़ने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मैं डाउटनेट की क्लासेस में स्वागत करती हूं। जल्दी से इस वीडियो की लिंक आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करना है, बुला लेना है अपने सभी दोस्तों को। मिलकर देखेंगे, मिलकर सीखेंगे आज का टॉपिक अर्धचालक। फटाफट से शुरू करते हैं। तो एवरीवन, रेडी हो आप लोग आज के सेशन के लिए, आज के धमाकेदार सेशन के लिए? गाइस, आर यू रेडी? कमेंट में नीचे लिखकर जरूर बताना है। ओके, मजा आ गया आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखकर। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर अर्धचालक। अर्धचालक की कहानी शुरू करने से पहले हम अपने पिछले चैप्टर को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने पढ़ा था परमाणु, परमाणु के बाद पढ़ा हमने नाभिक, यानी कि हमने परमाणु और नाभिक में जो है सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ा, जो किसी भी द्रव्य पदार्थ में पाए जाते हैं। द्रव्य पदार्थ तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, राइट। तो जब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की, बिल्कुल, तो ठोस पदार्थ में जो है वो जो पदार्थ बना होता है वो जो है परमाणु और नाभिक, परमाणुओं के नाभिक से मिलकर बना होता है, मतलब परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हम कह सकते हैं। तो मान लो कि एक बड़ा सा ठोस पदार्थ, अब हमने उसके एक परमाणु के बारे में स्टडी करी, ठीक है, कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब उस छोटे छोटे कणों को मिला करके ठोस, द्रव और गैस बनेंगे। लेकिन जब हम ठोस की बात करते हैं तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है कि उसमें परमाणु जो है काफी ज्यादा पास होते हैं। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल में देख पा रहे हैं एक ठोस का स्ट्रक्चर। तो भाई हमने जो है पर्टिकुलर एक एक परमाणु, जो एक एक गोला जो है यहां पर एक एक परमाणु है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से यहां पर बंध बनाकर एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़ जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल यहां पर जब ये एक दूसरे से बंध बनाकर जुड़ जाते हैं तो एक ठोस का निर्माण होता है। बहुत ज्यादा पास जुड़े हैं तो ठोस, बहुत थोड़े दूर है तो द्रव, और काफी दूर है तो गैस। तो जब यहां पर आप ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हो किसका, ठोस का, राइट। जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब हम इनमें क्या करेंगे, हम इनमें फिर मतलब आगे इनका जब वर्गीकरण देखेंगे तो वर्गीकरण में हम ठोसों के वर्गीकरण में तीन प्रकार के वर्गीकरण हम देखते हैं। एक चालक पदार्थ, एक कुचालक पदार्थ और एक अर्धचालक पदार्थ। जो आप लोगों ने जब विद्युत धारा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने देखा था चालक और कुचालक के बारे में। अर्धचालक का भी नाम आप लोगों ने सुना है और तब से आप लोगों की क्यूरियोसिटी आई थिंक बनी हुई है कि भाई अर्धचालक के बारे में जानना है, ठीक है। तो जानेंगे आज हम अर्धचालक के बारे में। और ये जो अर्धचालक है आज के इस मॉडर्न साइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ होता है, क्योंकि जो हम अब जाकर के जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप मुझे मोबाइल के जरिए देख पा रहे हो, मैं बड़ी सी एलईडी स्क्रीन में, बड़ी सी स्क्रीन में आपको जो है यहां पर पढ़ा पा रही हूं, राइट। तो सारा सिस्टम जो लगा हुआ है यहां पर, सारे जगह में जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जैसे कि ये, बिल्कुल अगर स्लाइड चेंजर की बात करूं, हर जगह यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये सारे के सारे किससे मिलकर के बने होते हैं, तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि अर्धचालक से मिलकर के बने होते हैं। अब ये अर्धचालक, जैसे कि आप लोगों ने जो है रिमोट का बोर्ड ग्रीन कलर का आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आपने जो है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड भी देखा होगा, जरूर कभी ना कभी आपने पिक्चर देखा होगा। सारे के सारे जो है अर्धचालकों से बने होते हैं। इस वजह से हमको आज के समय में मॉडर्न फिजिक्स में आपको अर्धचालक को समझना बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे का फ्यूचर जो है आपका जो है बिल्कुल इसी में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे डेवलप करी जा रही है और काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो उस पर चर्चा ना करते हुए हम फोकस करेंगे यहां पर अर्धचालक का, ठीक है।
तो परमाणु से कहानी शुरू हुई, ठोस द गैस के बारे में हमने बात किया, उसके बाद हमने ठोस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। तो ठोस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की बात कर रहे हैं और वहां से फिर अर्धचालक की कहानी शुरू हो रही है। लेकिन अर्धचालक की कहानी शुरू करने से पहले, क्योंकि ठोस के अंतर्गत ये आता है, तो ठोस के बारे में हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। उससे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो भाई सबसे पहले आपको ठोसों के बारे में आपको समझना है, ठोस के ऊर्जा बैंड को समझना है, चालक, कुचालक, अर्धचालक मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद अर्धचालक पर फोकस करते हुए अर्धचालक के प्रकार के बारे में समझेंगे और अर्धचालक में किस तरह से जो है विद्युत धारा का चालन जो है डेवलप किया जाता है, उसको समझते हुए हम उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का एक डेरिवेशन देखेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पीएन संधि डायोड, इसका अभिलाक्षणिक वक्र और इसके फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति, जितना भी डिटेल है आपको पूरा का पूरा जो है यहां पर पढ़ना है। तो भाई शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड की, राइट। ठोसों में ऊर्जा बैंड की जब हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है किसी भी एटम के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में आप लोगों को बताया था, तो परमाणु का स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैं सिलिकॉन एग्जाम्पल के रूप में लूंगी क्योंकि हमारे पास आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन यहां पर मैंने सिलिकॉन ही इसलिए लिया है क्योंकि जब आगे चल के हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे जो अर्धचालक पदार्थ है वो बिल्कुल सिलिकॉन वाली जो लाइन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डिफरेंट उसके नीचे जितनी भी लाइन है वो पूरे के पूरे क्या है, अर्धचालक पदार्थ है, जिसमें ज्यादातर जो है हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम यहां पर जो है इन पर ही फोकस करेंगे। तो ये सिलिकॉन का आप परमाणु संरचना यहां पर देख पा रहे हो कि किस तरीके के इसके बीच में जो है नाभिक में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित है और इसके चारों तरफ कक्षाओं में क्या है, चारों तरफ कक्षाओं में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों ने जो है केमिस्ट्री में जब भी आप लोगों किस तत्व के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको उसको डिवाइड करते हुए जरूर देखते होंगे। जब इसका डिवीजन करते हैं तो जैसे कि यहां पर जो है इसका जो परमाणु संख्या जो इसकी होती है वो कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या जो है 14 होती है, राइट। जब परमाणु संख्या इसकी 14 होती है, राइट, तो इसको आप कैसे डिवाइड करते हो, जो पहला है उसमें आप 1s2, राइट, उसके बाद क्या करते हो आप 2s2 और क्या करते हो 2p6, राइट, ऐसा ही करते हो 2s2 2p6। ये दूसरा वाला जो कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है 3s2 और क्या करते हैं आप 3p2। इस तरीके से आप क्या करते हो, उसको इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनों को, बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से आप लिखेंगे, राइट। मतलब बाह्य कक्षाओं में यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए देख रहे हैं। ठीक है, होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, कम से कम यहां पर 8 होना चाहिए, लेकिन 4 है। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो 4 है 8 होने चाहिए। तो यहां पर 4 जगह जो है वो खाली है, 4 जगह जो है मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली है। देखो जैसे कि यहां पर सेकंड वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे थर्ड वाली कक्षा में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जगह यहां पर खाली है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और 4 जगह जो है यहां पर ऑलरेडी खाली मौजूद है। मतलब कि ये जो है क्या करेंगे, अपने ही सिलिकॉन मटेरियल के साथ, जैसे ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोगों ने देखा, उसके साथ स्ट्रक्चर बना लेंगे, राइट। उसके साथ जब स्ट्रक्चर बना लेंगे तो पूरा जो है एक इस तरीके का जो है एक ठोस पदार्थ बन जाएगा जो सिलिकॉन का बना हुआ पदार्थ होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप जो है यहां पर ये सॉलिड मतलब कि ठोस की जो हम बात कर रहे हैं कैसे बनेगा, यहां पर इन परमाणुओं से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप यहां पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट। देखो यहां पर जो है बिल्कुल दिखाया जा रहा है, ये एक सॉलिड, एक ठोस पदार्थ बना है सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स यानी कि परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, देखो इस तरीके से सघन रूप से एक साथ पास जो है इकट्ठे इनके कण हैं और ये क्या बना रहे हैं, बिल्कुल देखो यहां से शुरू हुआ था और बिल्कुल बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु मिलकर ठोस पदार्थ बना रहे हैं। इनके ऊर्जा बैंडों को हम लोगों को अभी समझना है, ठीक है। ऊर्जा बैंड को हम लोग क्यों समझते हैं, इसलिए समझते हैं जब हम इनकी बाह्य कक्षा की बात करते हैं। तो आप यहां पर इसकी बाह्य कक्षा में क्या देख पा रहे हो, इसकी बाह्य कक्षा में आप देख पा रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किसी दूसरे के साथ मिलकर बंध बनाने के लिए रेडी है, क्योंकि हर की कक्षा में 4 संख्या खाली है। तो इस तरीके से जब
इन सिलिकॉन को मिला करके एक सिलिकॉन के ठोस का निर्माण होगा, तो क्या करेगा, ये अगले सिलिकॉन के परमाणु से जो चार्ज संख्या खाली है उसके साथ जुड़ करके अपनी कक्षा को एक दूसरे के साथ मिल करके क्या कर लेगा, बिल्कुल भर लेगा अपनी कक्षा को एक दूसरे के साथ मिल करके, तो वहां पर बंध बना करके वो रह जाएगा। उसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे, पर फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ठोस उनका निर्माण कैसे हुआ। अब इनमें जब ऊर्जा बैंड की बात करते हैं तो बेटा ऊर्जा बैंड का यहाँ पर मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने जब नाभिक चैप्टर पढ़ा था, जब हम लोगों ने परमाणु और नाभिक चैप्टर पढ़ा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों के बारे में पढ़ा था। तो ऊर्जा स्तर जो है किस प्रकार से होते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नाभिक से इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स की विभिन्न कक्षाओं के बीच में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। राइट, हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी गैप के बारे में, ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिल्कुल वहीं से हम यहाँ पर ठोसों के ऊर्जा बैंड के बारे में समझेंगे। अब देखो है क्या, ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इनको हम नाम देते हैं क्या, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा से ही एक बैंड बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, संयोजी बैंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है मैं ऊर्जा बैंड के बारे में बता रही हूं कि ठोसों में किस प्रकार से ऊर्जा बैंड बनते हैं। ठीक है, ये यहां पर जो नीचे वाला बैंड, आप एक सबसे पहले बात यहां पर आप जो है ये जो हिस्सा है आपका यहां पर एनर्जी गैप को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ऊर्जा बैंड। ठीक है, यहां पर ये जो हिस्सा है ऊर्जा बैंड को दर्शा रहा है। हमने जो है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, तो यहां पर ये वाला जो बंध है ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को जो है रखता है, वो ये जो है वो बंध है। ठीक है, संयोजी बैंड इसका नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, अब ये जो संयोजी बैंड है, 4 संयोजी बैंड जो है, ठीक है, अब यहां पर जो है परम शून्य ताप पर अगर नॉर्मल 0 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ भी वहां पर हलचल या कुछ भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वो 4 संयोजी बैंड यहां पर जैसा था वैसा ही यहां पर रहेगा, अपने जो है मतलब इस तरीके से एक सॉलिड स्ट्रक्चर में रहेगा। राइट, ध्यान से समझना, अपने सॉलिड स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहां पर जो है तापमान को प्रदर्शित किया जा रहा है, अगर हम क्या करते हैं यहां पर जैसे ही थोड़ा तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो जो 4 जो है मुक्त रूप से घूम रहे हैं, संयोजी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 4 जो मुक्त रूप से घूम रहे हैं, जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कहां चले जाएगी, ऊपर की कक्षा में चली जाएगी, जिसका नाम होता है क्या, चालन बैंड या फिर कंडक्शन बैंड हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, चालन बैंड या कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, देखो परम शून्य ताप पर ये वाला जो हिस्सा था वो खाली था। शुरुआत में जब ये पिक्चर शुरू होगी तब आप देखेंगे ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा खाली होगा। देखना अभी जैसे ये पिक्चर, हाँ अभी देखो खाली है, पूरा खाली है ऊपर का हिस्सा। हाँ, अब क्या होता है, जैसे ही यहां पर तापमान बढ़ता है, ध्यान से देखना, जैसे ही यहां पर जो है तापमान बढ़ता है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके कहां पर चले जा रहे हैं, अपने कक्षा को छोड़कर जो है ऊपर चालन बैंड में चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कूद जाएगा, वो दूसरे के साथ जोड़ा बना लेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो था सिंगल घूम रहा था, मतलब एक जगह उनके साथ, चारों के साथ एक जगह खाली थी, उनको 4 लोग जो खाली वहां पर घूम रहे हैं बाह्य कक्षा में, उनको और 4 लोग चाहिए। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उनको जो है सामान्य तापमान पर तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सामान्य तापमान तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा, पर जैसे ही तापमान उसको बढ़ा हुआ मिलेगा, वैसे ही क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो यहां पर खाली कक्षा रहेगी चालन बैंड की, तापमान बढ़ाने से क्या करेंगे, इस गैप को पार करके, ये जो गैप है इस गैप को पार करके ऊपर चले जाएंगे। ये जो गैप है ये क्या कहलाती है, एनर्जी गैप, ऊर्जा गैप। क्या कहलाती है, ये जो गैप है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा गैप। और ये जो है इसको जो है हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी गैप के रूप में। ठीक है, Eg से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग जो ठोस पदार्थों के बारे में, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर हर पदार्थ के लिए जो है यहां पर एनर्जी गैप अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये आपको बंध समझ में आया कि नहीं। सबसे पहली बात कि ये संयोजी बंध कहां से हुआ, बाह्य कक्षाओं में जो परमाणु घूम रहे थे वहां का जो हिस्सा, ठीक है,
वहां का जो हिस्सा है वो यहाँ पर संयोजी बैंड कहला रहा है। ठीक है, अब संयोजी बैंड जो है मतलब उनमें एक मतलब लिमिटेशंस थी कि भाई वो इधर उधर कहीं पर नहीं जाएंगे जब शून्य ताप रहेगा तब। ठीक है, तो शून्य ताप रहेगा तब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, पर उनकी भी एक लिमिट है। तो वो जो लिमिट है कि कब तक नहीं जा पाएंगे वो ये क्या कहला रही है, एनर्जी गैप कहला रही है कि भाई यहाँ तब तक नहीं जा पाएंगे, इतनी दूरी तक वो जो है नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब इनको और ये जो है ऊपर का जो चालन बैंड है ये अगले का खाली हिस्सा है जिसके पास जाके वो दोस्ती कर सकते हैं। अगले परमाणु का खाली हिस्सा जिसके पास जाकर के वो क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तापमान इनको बढ़कर मिलता है तो ये क्या करते हैं, खाली जगह को भरने के लिए कूद के चले जाते हैं और इनकी जगह खाली हो जाती है। आप देख पा रहे हो ना, जैसे ये खाली जगह को भरने के लिए ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जा रही है, इनकी ये जो जगह है, इनकी ये जो जगह है वो क्या हो जा रही है, खाली हो जा रही है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। ठीक है, यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं, होल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल्स कहलाते हैं। अब जब हम यहां पर आगे बात करेंगे अर्धचालकों की, तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कांच का छड़ और रेशम का टुकड़ा, याद है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हम ठोस के बारे में, एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, जब हमको विद्युत धारा का प्रवाह करना होगा तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमारे काम आएंगे, और इसीलिए इसका नाम चालन बैंड है, क्योंकि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे और ये विद्युत के प्रवाह के लिए काम आएंगे, जो कि अर्धचालकों में हम कराएंगे। फिलहाल हम ओवरऑल सारे पदार्थों की बात कर रहे हैं, ठोस पदार्थों की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहां पर ये क्या हो गए, होल्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये जो है चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चार्ज कैरियर्स, प्रवाहक है आपके ये। ठीक है, मतलब आवेश के प्रवाहक। क्या कहलाते हैं ये, आवेश के प्रवाहक। ठीक है, तो ये ऋणात्मक आवेश के प्रवाहक है। अब यहां पर जो होल्स के निर्माण हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये भी आवेश के प्रवाहक कहलाएंगे, क्योंकि इनकी खाली जगह को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन कूद कर आएगा। इन खाली जगह को भरने के लिए फिर क्या होगा, कोई और इलेक्ट्रॉन्स कूद करके आएगा। तो बिल्कुल ये घटनाएं ये जो है लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भागते रहते हैं और वहां पर ऊर्जा का प्रवाह ताप बढ़ाने से संभव हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं हम, ऊर्जा बैंड की परिभाषा देख लेते हैं कि जब यहां पर अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती है, एक दूसरे के पास कूद कर जाना ही अन्योन्य क्रियाओं की बात हो रही है यहां पर। और उनकी वजह से ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। मतलब कि जो यहां पर एनर्जी गैप था, ये गैप क्या हो रहा है, अब ये कूद करके पार कर गए, मतलब ये अपना बंधन तोड़ के क्या बढ़ गए, आगे बढ़ गए, बंधन तोड़ के आगे बढ़ गए। हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा के बारे में भी हम लोगों ने नाभिक अध्याय में पढ़ा था, याद है कि नहीं, मैंने आप लोगों को वहां पर बताया है। अगर आपने वो वन शॉट अभी तक के नहीं देखा है तो जरूर वो वन शॉट एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप लोगों को देखना है। तो बिल्कुल जो हम लोगों ने वहां पर बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, वही बंधन ऊर्जा है कि ये अपने बंधन को तोड़ करके क्या गई, सारे बंधन तोड़ के चली गई चालन बैंड के पास, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यही क्या हो रही है, ये विक्षोभ उत्पन्न कर रही है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है और एक बैंड का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब जब हम ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करते हैं, जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है नाभिक में, नाभिक और नाभिक के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स की गति कहां कहां पर होती है, नाभिक और नाभिक के बीच में होती है, क्योंकि नाभिक के जो नाभिक के जो कण होते हैं वो नाभिक के अंदर ही है। और इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक, देखो ये नाभिक चैप्टर से इसको रिलेट करो आप, कि वहां पर आप देख रहे थे ऊर्जा स्तरों के बारे में, जब आप देख रहे थे हाइड्रोजन को हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के उसके ऊर्जा स्तरों को हम लोगों ने समझा था, तो वो बिल्कुल कूद करके एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रहे थे, ऊर्जा स्तर में जा रहे थे, जो हम लोगों ने -13.6 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट समथिंग समथिंग काफी सारी चीजें पड़ी थी। जब एक से दूसरे में जाकर वो कूद रहा है, ऊर्जा स्तर को अपना चेंज कर रहा है, तो वहां पर डिफरेंट उनके एनर्जी लेवल्स जो है वो भी चेंज हो रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया है। अब यहां पर क्या होता है कि किसी भी पृथक्कृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति से भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिलिकॉन का एग्जांपल देकर के बताया है। अगर हम सभी प्रकार के ठोस पदार्थों की बात करेंगे तो सब में अलग अलग होगी, राइट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी गति जो है भिन्न भिन्न होगी, और यहां पर क्या होगा, उनकी वजह से ऊर्जा स्तर में विक्षोभ अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होगा, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि अनेक ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाएंगे। और यहां पर ये इसी वजह से क्या हो रहे हैं, दो यहां पर ऊर्जा स्तर, मतलब वैसे तो बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभक्त होते हैं, लेकिन ऊर्जा स्तरों के बारे में भी हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर दो ऊर्जा स्तर की बात करेंगे, क्योंकि ये दो ऊर्जा स्तर मेन है। ठीक है, तो एक होगा क्या, संयोजी बैंड, और दूसरा होगा क्या, चालन बैंड। एक क्या होगा, संयोजी बैंड, दूसरा क्या होगा, चालन बैंड। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर ऊर्जा स्तर में जब विभक्त हो रहे हैं, जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, और एक दूसरे के अत्यधिक निकट होने के कारण ये क्या करते हैं, बैंड का रूप ले लेते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड्स कहते हैं। और एनर्जी बैंड्स वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन मतलब 5-6 हैं, लेकिन हम मेन यहां पर जो है 2 को ले रहे हैं, एक संयोजी बैंड और एक चालन बैंड। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वापस से हम यहां पर समझ रहे हैं विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों को। आप यहां पर देख रहे हैं हम विभिन्न प्रकार के जो है यहां पर ऊर्जा स्तर में इनका डिवीजन किए हुए हैं। अब ये जो बाह्य कक्षा की जो ऊर्जा स्तर है, आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और यहां पर 4 जगह खाली है। क्या है, यहां पर 4 जगह जो है वो क्या है, खाली है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो क्या कहलाते हैं, यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो कि संयोजी बैंड में उपस्थित होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। इसी वजह से V फॉर वैलेंस और V फॉर EV से यहां पर संयोजी बैंड की ऊर्जा स्तर को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। चालन बैंड का जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया, वहां पर जो है 4 जगह खाली है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही यहां पर तापमान बढ़ाया जाता है, तो तापमान के बढ़ने के कारण क्या होते हैं कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, इनको बिल्कुल मतलब ये अपने बंधन तोड़ करके, मतलब कि ये जो बीच का एनर्जी गैप है, इसको पार करके चालन बैंड के इन खाली जगहों को भरने के लिए चले जाते हैं, राइट। और यहां पर ये जो एनर्जी गैप होती है, इसको जो है वर्जित ऊर्जा या ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, जो कि चालक पदार्थों के लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए और कुचालक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। उनके भी हम ऊर्जा बैंडों के एक एक करके हम देखेंगे, राइट। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, क्योंकि इसके पहले तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सारे पिक्चर्स आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ये ठोसों में ऊर्जा बैंड के प्रकार है। यहां पर जो है आप यहां पर जो है 3 प्रकार देख पा रहे हो। सबसे पहला जो है वो क्या है, संयोजी बैंड। तो जहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो आपका संयोजी बैंड कहला रहा है। नीचे का, सबसे नीचे का बैंड है, क्योंकि ये नीचे का ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा, इसीलिए। अब ये जो बीच का गैप है, ऊर्जा अंतराल, क्योंकि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में, मतलब यहां पर इतनी ऊर्जा होती है कि यहां पर संयोजी बैंड से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड में जाने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कम से कम चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होगी, चालन बैंड में ट्रांसफर हो पाएगी। ठीक है, तो 0 केल्विन से हम तापमान को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, तब जाकर कि उनको क्या मिलेगी, फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। अब ये सबसे ऊपर का जो बैंड चालन बैंड यहां पर कहला रहा है, जिसको कंडक्शन बैंड हम EC से प्रदर्शित करते हैं, इसको EV से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, हम इसको EG से। मैं यहां पर लिख देती हूं EV, EG, और ये क्या हो गया आपका EC हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपका जो है 3 प्रकार का यहाँ पर ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं, राइट। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों के। तो ये भाई ठोस के 3 प्रकार है, ठोस पदार्थों के 3 प्रकार है, जहां पर विद्युत आवेश के प्रवाह के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ही आवेश के वाहक होते
हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो आवेश के प्रवाह का कार्य करते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, ठोस पदार्थों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें चालक धातुएं, कुचालक और अर्धचालक। चालक धातुएं ऑब्वियसली कि जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो पाएगा, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। और कुचालक जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होगी, यहां पर कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो आपका कुचालक पदार्थ कहलाएगा। अर्धचालक पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो होते हैं लेकिन कम संख्या में उपस्थित होते हैं, शून्य ताप पर इनमें कोई भी हलचल नहीं होती है, पर अगर हम इनका तापमान बढ़ाएं तो संभव है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यहां पर गति हो पाती है। और साथ ही साथ अगर इनमें कुछ अशुद्धि मिलाए, मतलब कि कुछ डिफरेंट प्रकार के पदार्थ मिलाए, तो यहां पर इन अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाने के चांसेस होते हैं, और उनको बढ़ा करके फिर वहां पर चालन संभव किया जाता है और इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबको हम डिटेल में देखेंगे, इनके ऊर्जा स्तरों को भी देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले चालक के बारे में। तो परिभाषा तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आसानी से चालन संभव हो पाता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने विद्युत धारा चैप्टर में जो भी पढ़ा, कॉपर वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह, वो सारे आपके चालक पदार्थों में आते हैं। और जब हम चालक पदार्थों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम चालक पदार्थों की बात करते हैं, ठीक, तो वहां पर हम लोगों ने जो है ये भी पढ़ा है कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ वहां पर क्या बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ इनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो है ताप प्रतिरोधकता गुणांक की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है धनात्मक ताप प्रतिरोधकता गुणांक पाया जाता है। एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रतिरोधकता के लिए और प्रतिरोध के लिए ताप पर निर्भरता, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उस टॉपिक को याद करना है। वहां पर मैंने आप लोगों को जो है अर्धचालक के बारे में भी बताया था। जब यहां पर अर्धचालक का चैप्टर पढ़ा रही हूं तो वो भी मैं आपको याद दिला रही हूं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर होगा। अब देखो, जब हम इनके ऊर्जा बैंड की बात करते हैं, जब हम यहां पर चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड की बात करते हैं, तो इनका ऐसा कंडीशन होता है कि भाई यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत ज्यादा अधिकता होती है, जैसे कि 10 की घात 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर में पाए जाते हैं, जैसे कि, है ना। तो चालक पदार्थ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। अनुगमन भी एक याद कर लो, जहां पर हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में काफी ज्यादा पढ़ा था, ठीक है। तो वो उनको तो कोई नहीं रोक सकता भाई। इनके बीच में जो ऊर्जा गैप होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, इनके बीच की ऊर्जा गैप बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि यहां पर इनके जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है, क्या चालन बैंड और संयोजी बैंड है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होंगे। कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब कि एक बैंड के ऊपर दूसरा बैंड, बिल्कुल एक बैंड के ऊपर दूसरा बैंड इस तरीके से होगा। मान लो कि ये मेरा नीचे वाला हाथ जो है आपका संयोजी बैंड, ऊपर वाला हाथ चालन बैंड, पर यहां पर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, मतलब चालन बैंड यहां पर खाली नहीं होगा बल्कि आंशिक रूप से भरा होगा, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार यहां पर क्या करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, लगातार दौड़ते रहेंगे। और जब यहां पर जो है विद्युत विभव प्रवाहित यहां पर दिया जाता है तो फटाफट विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। जब हम बात करते हैं कुचालक पदार्थों की, भाई तो यहां पर क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी संभव नहीं है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहां पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और यहां पर जो दो बैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड, तो चालन बैंड जो है पूर्ण रूप से खाली होगा, यहां पर पूरा सन्नाटा छाया होगा और इनके बीच का जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा होगा। यहां पर इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ऊर्जा की बात करेंगे वो जो है बिल्कुल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा, जिसकी वजह से यहां पर जो है चालन संभव नहीं हो सकता। तो कुचालक पदार्थों की भी जरूरत है भाई हमको, कुचालक पदार्थ भी हमको चाहिए। तो भाई जहां पर हमको कुचालक पदार्थों की, विद्युत रोधी पदार्थों की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो जितने भी मतलब इस दुनिया में सारी चीजें हैं, पदार्थ है, उनके सबके अपने अपने गुण हैं और सारी की सारी चीजें जो है अपने अपने जगह पे काम आती है, राइट। तो किसी भी चीज को जो है आपको
जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, डोमिनेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अपने आप को भी, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो अपने आप को बिल्कुल भी डिमोरलाइज फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिम्मत रखने की जरूरत है। क्या पता कि आपकी डेस्टिनी कहीं और लिखी हो, कुछ और लिखी रही हो, पर उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूर जो है फोकस देना चाहिए और बिल्कुल कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप सक्सेसफुल हो पाओ। और फिर भी पढ़ाई तो भाई मतलब हो जाएगी, उसके लिए जो है बस आप लग के थोड़ी मेहनत करो, सब कुछ संभव है। बढ़ते हैं आगे और अर्धचालक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ जो निम्न ताप का विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर अर्धचालकों में अगर तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से इनकी यहाँ पर प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता कम होती है और प्रतिरोधकता कम होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह जो है बढ़ पाता है। विद्युत धारा को हम प्रवाहित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और जब यहाँ पर तापमान और प्रतिरोधकता के बीच के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता घट रही है। यहाँ पर ताप बढ़ाने से यहाँ पर प्रतिरोधकता घट रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चालकों के लिए कैसा था? धनात्मक था, क्योंकि वहां पर ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ रही थी, विपरीत काम हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? घट रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर जब हम इनके ऊर्जा बैंड की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो है चालन बैंड यहाँ पर भी पूर्ण रूप से खाली होता है और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे ही यहाँ पर ताप बढ़ाया जाता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई थी, बिल्कुल यही पिक्चर थी। जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजी बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कूद कर एनर्जी गैप को पार करके छलांग लगा करके चालन बैंड पर पहुंच जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए, फ्री हो गए, तो इसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। राइट, तो बिल्कुल ये एनर्जी गैप के बारे में आप देख पा रहे हो कि जब यहाँ पर 0 केल्विन ताप है, मतलब शून्य ताप है, तो शून्य ताप पर यहाँ पर चालन बैंड खाली है, पूरा खाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जैसे ही हम क्या करें, यहाँ पर तापमान को बढ़ाए, तो तापमान को बढ़ाने से क्या हुआ कि यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन्स जो है कूद करके खाली चालन बैंड में पहुंच गए, इस एनर्जी गैप को पार करके। एनर्जी गैप को पार करने के बाद जब यहां पर पहुंचे तो इनकी जगह खाली हो गई। क्या हो गई? इनकी जगह खाली हो गई। तो इन्होंने क्या किया? होल्स का निर्माण किया और यहां पर ऋणात्मक चार्ज कैरियर और यहां पर धनात्मक चार्ज कैरियर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को ऋणात्मक चार्ज कैरियर्स, और यहां पर जो होल्स है इनको क्या कहा जाता है? धनात्मक चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। अब जब हम अर्धचालक की बात कर रहे हैं तो अर्धचालक पदार्थों में जो है ज्यादातर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। जो जर्मेनियम का ये ऊर्जा गैप होता है, ठीक है, ये कितना होता है? 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इससे ऊपर की ऊर्जा यहाँ पर जर्मेनियम में प्रोवाइड करी जाए तो ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा बंध जो है, ये ऊर्जा बैंड जो है, बिल्कुल इस तरीके से घटते हुए संयोजी बैंड्स के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड पर जाकर के यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का निर्माण करते हैं, आवेश प्रवाहक का निर्माण करते हैं। और सिलिकॉन के लिए ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जर्मेनियम से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर जो है, यहाँ पर एनर्जी गैप, ये मतलब बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इतनी एनर्जी अगर दी जाए इन पदार्थों को तो यहां पर जो है ऊर्जा गैप खत्म हो जाती है और ये अर्धचालक में चालन संभव हो पाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पढ़ा। तीनों का आप यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने चालक के बारे में पढ़ा तो किस प्रकार से दोनों ही बंध एक दूसरे से, दोनों ही बैंड जो है एक दूसरे पर ओवरलैप थे। जब हम लोगों ने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा तो अर्धचालक का एनर्जी गैप जो है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, जो कि इस गैप को जो है खत्म करना संभव है, जिसकी वजह से चालन संभव हो पाता है। लेकिन जब हम कुचालक की बात करते हैं तो वहां पर जो है ये गैप बहुत ज्यादा होता है, ये गैप जो है खत्म करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर जो है चालन संभव नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे और पूरा फोकस अब हमारा होगा अर्धचालक पर। तो फाइनली हम अब अर्धचालक के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को सिलिकॉन के बारे में बताया कि सिलिकॉन जो है अर्धचालक का एक प्रकार है। सिलिकॉन के अलावा यहाँ पर आप जर्मेनियम की संरचना यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी परमाणु संरचना आप समझ पा रहे हैं। दोनों की परमाणु संख्याओं के आधार पर इनकी परमाणु संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है किस तरीके से बन रहा था। 1s2 फिर 2s2 और 2p
6, फिर क्या बन रहा था 3s2, फिर 3p2। उसी तरीके से यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है आप बिल्कुल इसको भी जो है ऊर्जा मतलब कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर दोनों के देख रहे हो, हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, किससे मतलब है यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, 4 संयोजी। अब 4 की जगह खाली है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब ये अर्धचालक पदार्थ, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अर्धचालक भी 2 प्रकार के होंगे, क्या होंगे फिर, अर्धचालक भी 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सिलिकॉन का दिखाया था कि सिलिकॉन की जो ठोस की संरचना है वो कैसे होगी, तो सिलिकॉन परमाणु के बहुत सारे परमाणु मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पूरा ठोस बनाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा, एक बार हम दोबारा इस डायग्राम को देख सकते हैं। वापस से मैं आपको उस डायग्राम पर लेकर के जा रही हूं। हाँ भाई, ये डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो बहुत सारे परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहां पर सिलिकॉन मटेरियल का सॉलिड। इसी तरीके से जर्मेनियम के बहुत सारे परमाणु क्या है, मिलकर के जर्मेनियम मटेरियल के क्या बनाएंगे, ठोस बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होंगी, जो इनके 4 है वो अन्य परमाणु के 4 से क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे। इनके 4 अन्य परमाणु के 4 से संपर्क कर लेंगे। तो यहां पर जो है एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम जो है बनाकर देखेंगे। आई थिंक बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप समझो, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक्चर लेकर के आई हूं जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है एक प्रकार का जो है आपका अर्धचालक, वैसे अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक कहलाता है, निज, और एक होता है बाह्य। मतलब कि निज का मतलब जहां पर प्योरली आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम मटेरियल, मतलब सिलिकॉन पूरा बनके या फिर जर्मेनियम पूरा परमाणु बन करके जो है अर्धचालक का निर्माण करते हैं, वो निज मतलब कि शुद्ध अर्धचालक, यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। लेकिन बाह्य अर्धचालक में क्या होता है कि हम दूसरे प्रकार के जो है पदार्थों को अशुद्धि के रूप में बीच में घुसा देंगे। अब भाई तुम सिलिकॉन की फैमिली में अगर किसी फास्फोरस या बोरॉन को घुसा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हलचल तो उत्पन्न हो जाएगी, हलचल उत्पन्न होगी जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से जो है चालन संभव हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहां पर ये ही अपने परमाणुओं के साथ निज अर्धचालक बनाता है। और यहां पर बाह्य अर्धचालक के 2 प्रकार हैं, ठीक है। बाह्य अर्धचालक के 2 प्रकार हैं, इसकी पूरी थ्योरी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहां पर डायग्राम से आपको समझा रही हूं, ठीक है। ये एन टाइप है, ये क्या है आपका पी टाइप, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो हमारे पास जो है यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूं। अब देखो भाई, हमने यहां पर जो है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी थी। सिलिकॉन मतलब कि अर्धचालकों में होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, अर्धचालकों में होते हैं। अब जब हमको क्या कराना होता है, जब हमको इसमें चालन संभव कराना होता है, ठीक है, तो हम बाह्य प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर करते हैं। तो अशुद्धि भी सोच समझ के मिलाई जाती है, किसी भी तत्व को ना मिला देंगे, अशुद्धि भी सोच समझ के मिलाई जाती है, ठीक है। तो एक जो है इनके जस्ट आवर्त सारणी में इन लाइन के बाजू में आप देखोगे पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बाह्य कक्षाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। पंच संयोजी पदार्थ, पंच संयोजी। अब पंच संयोजी मतलब कि जैसे इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे यहां पर क्या होंगे, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कि टोटल जो है 5 होंगे, ठीक है। नाम यहां पर गलती से जो है यहां पर रॉन्ग हो गया है, ये आपका एन टाइप है और ये पी टाइप है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां पर गलती से नाम अलग हो गया है क्योंकि यहां पर हम 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 5, तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक बार मैं फिर से आपको जो है बिना कंफ्यूजन के, आपको दिक्कत ना हो इस वजह से मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूं। बेटा ये जो है पी टाइप है एक्चुअल में, और हम बात कर रहे हैं किसकी, एन टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर करेक्शन कर लेंगे थोड़ा। हमने सिलिकॉन में, मैं दोबारा समझा रही हूं कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है पाए जाते हैं बाह्य कक्षा में। तो जब हम इनमें अशुद्धि मिलाएंगे तो हम इनमें इस तरह की अशुद्धि मिलाएंगे, या तो इनकी ऐसे पदार्थों की अशुद्धि मिलाएंगे जिनके बाह्य कक्षाओं में या तो 3 हो या तो 3 हो या तो 5 हो, या तो 3 हो या तो 5 हो, ठीक है। तो
जब हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलाएंगे, जब हम 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वाले तत्व मिलाएंगे यहां पर, ठीक है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वाले तत्व मिलाएंगे तो क्या होगा कि इनके जो 5 में से 4 हैं वो 4 खाली जगह को तो फुलफिल कर देगा, 4 खाली जगह को तो फुलफिल कर देगा, पर एक जो है वो अकेला रह जाएगा, एक जो है वो अकेला हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन के परमाणुओं के बीच काफी सारे जो है पंच संयोजी तत्वों को जब हम मिलाएंगे तो इनके पंच संयोजी में से हर का एक एक जो है बहुत सारे में फ्री घूमेगा और कैसे कार्य करेगा उसको समझेंगे। पहले हम पंच संयोजी तत्वों को समझ लेते हैं। तो पंच संयोजी तत्वों में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आवर्त सारणी में आपने जरूर देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर फास्फोरस और आर्सेनिक की ज्यादातर बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर इनका ही इस्तेमाल किया जाता है अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी तत्वों के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर जब हम फास्फोरस को क्या करते हैं, सिलिकॉन की संरचना के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में जब मिला देते हैं, ठीक है, तो वहां पर कौन से टाइप का अर्धचालक बनता है, एन टाइप का। कौन से टाइप का, एन टाइप का अर्धचालक बनता है, ठीक है। क्या टाइप का बनता है, एन टाइप का। लेकिन जब हम क्या करते हैं, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जिसके बाह्य कक्षाओं में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जिनकी बाह्य कक्षाओं में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो अगर हम क्या करेंगे, ऐसे तत्वों को मिलाएंगे सिलिकॉन के साथ तो वहां क्या होंगे, 3 बाह्य इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर। तो क्योंकि यहां पर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेंगे, ये 3 जगह को तो इसके भर देंगे, इसमें 4 खाली जगह है तो इसकी 3 जगह तो भर जाएगी पर एक जगह खाली रह जाएगी, और ये जो एक जगह खाली रह जाएगी इसी खाली जगह को भरने की होड़ लग जाएगी सारे इलेक्ट्रॉनों में और एक से दूसरे जगह में ये कूदते रहेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, होल्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है, होल्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप। क्या कहते हैं, जब होल्स का निर्माण होता है तो पी टाइप, और जब अधिक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एन टाइप, ठीक है। और एक होल, होल मतलब कि क्या बना रहा है, एक धनात्मक जगह बना रहा है, ठीक है। तो धनात्मक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन आवेश मतलब कि धनात्मक आवेश मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पी टाइप और एन टाइप नाम देते हैं, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप नाम देते हैं इसलिए क्योंकि यहां पर होल्स का निर्माण होता है और यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जो है तत्वों के माध्यम से समझाया। अब इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। यहां पर जो है सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन मटेरियल है। स्टार्टिंग में प्योर सिलिकॉन मटेरियल आप लोगों ने देखा जो एक दूसरे के साथ बंध बनाकर थे, तो ये हम निज अर्धचालक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आप देख पा रहे हो कि सिलिकॉन के जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है दूसरे सिलिकॉन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बंध बना करके इस तरीके से जो है जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर में, और ये जो है ऐसे प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं जिनको हम निज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई गई है, पूरा का पूरा ये अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बना करके जो है अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बना करके इस तरीके से संरचना बना रहा है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये पिक्चर दिखा रही हूं मैं, पर जो डायग्राम मैंने बोला इसको इस तरीके से बनाना है वो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर ये मतलब इस संरचना में जो शुद्ध अर्धचालक जहां पर उपस्थित है, तो इस संरचना में ताप बढ़ाने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक का दूसरे मतलब एक जो है निकल कर कूद के जाएगा, उसको भरने के लिए दूसरा आएगा, है ना, और ये जो है ये कहीं और चला जाएगा, जो कूदा था पहले वो उसको भरेगा। तो मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल मतलब एक जगह से कूद मतलब ये सबके अपने अपने जोड़े हैं, सबके अपने अपने जोड़े हैं, फिर भी क्या करेगा, ये दूसरे के जोड़े को पकड़ने जाएगा, उसका जोड़ा खाली हुआ तो उसको पकड़ने के लिए कोई और कूदेगा, ठीक है। तो फिर जिसने कूदा उसका जगह खाली हुआ तो उसको पकड़ने के लिए कोई और कूदेगा। तो मतलब सबका यहाँ पर हंसी खुशी परिवार चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पर जो है गड़बड़ी चल रही है। और ये गड़बड़ी के चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही कम रूप में
आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही कम रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन कर पाएंगे। तो यहाँ पर चालन संभव तो है, पर निज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक में इतना ज्यादा अच्छे से चालन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मतलब ये निज अर्धचालक कहलाते तो हैं, लेकिन इस्तेमाल में आपके जो है बाह्य अर्धचालक यानी कि एन टाइप और पी टाइप संरचना के ही अर्धचालक आएंगे। एंड आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार इस पिक्चर को ध्यान से जरूर देखेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप जरूर लेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये चालन संभव हो पा रहा है। ये संरचना आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल बनानी है। वैसे संरचना तो आपको एनसीईआरटी की किताब में, ये संरचना किसी भी किताब में आपको नोट्स में भी जरूर मिलेगा, लेकिन ये पिक्चर आपको नहीं मिलेगी। तो पिक्चर को आपको जरूर ध्यान से देखना है। मैं आपको बाह्य अर्धचालक की भी पिक्चर यहाँ पर दिखा रही हूँ, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन मटेरियल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फास्फोरस की अशुद्धि मिला रहे हैं। इस सिलिकॉन मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं, फास्फोरस की भी अशुद्धि मिला रहे हैं। आई थिंक इस डायग्राम को जो है आपको प्ले करके दिखाना होगा। इस डायग्राम को हम देखेंगे प्ले करके, और जैसे ही हम इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर जो सिलिकॉन मटेरियल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम फास्फोरस की अशुद्धि पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व जो यहाँ पर हम मिला रहे हैं, राइट, यहाँ पर जो पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व यहाँ पर जो मिला रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बहुत अधिक बढ़ पाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण यहां पर क्या संभव हो पाएगा, यहां पर जो है विद्युत का प्रभाव इस प्रकार के अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में जो है संभव हो पाएगा। अगर हम यहां पर पंच संयोजी तत्व की जगह अगर हम यहां पर एल्यूमिनियम का तत्व मिला दे, तो एल्यूमिनियम के कारण यहां पर त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होल्स उत्पन्न हो पाएंगे, और होल्स की वजह से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहां पर जो है आपके पास जो है धनात्मक चार्ज कैरियर्स उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो है होल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो पाता है, विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है, जो कि हमको बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में प्राप्त होता है। अब जो भी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, इसका एक बार जल्दी से फटाफट से हम यहाँ पर जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अर्धचालक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अर्धचालक के दो प्रकार मैंने आपको बताए हैं, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि जो है नहीं मिली होती है, वो निज अर्धचालक कहलाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है शुद्ध अर्धचालक के प्रकार होते हैं। और शुद्ध अर्धचालक में जो यहाँ पर आवेश वाहक मतलब कि चार्ज कैरियर जो होते हैं, ठीक है, तो जब हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं सॉरी, हम एन टाइप और पी टाइप तो जो है बाह्य में पढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी। तो जब हम यहाँ पर किसकी शुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं, उनकी संख्या बराबर रहती है। क्योंकि जब हम निज अर्धचालक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो वहां पर सिलिकॉन के ही बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उनके सबके जोड़े हैं, फिर भी वो अपने जोड़े को छोड़ करके दूसरे के जोड़े के पास लगातार जाता रहेगा, और ये घटना लगातार घटती रहेगी, जिसकी वजह से आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, दोनों की संख्या बराबर होती है, जिसको जो है प्रत्येक अलग अलग तत्वों के लिए इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर K जो है वो बोल्ट्जमैन नियतांक है, और यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक का मान एकदम फिक्स वैल्यू जो होती है। और जब हम बात करेंगे कि अगर हम इन प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करें, पांच संयोजी या तीन संयोजी तत्व वाले यहां पर हम अपमिश्रण डाल दे, तो सबसे पहली बात, अपमिश्रण को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो डोपिंग क्या होती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो डोपिंग किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पर डोपिंग करने के बाद, मतलब कि यहाँ पर अशुद्धि मिलाने के बाद क्या होता है कि हमको जो है बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है। और ये जो बाह्य अर्धचालक है, तो ये पांच संयोजी और त्रिसंयोजी तत्वों के मिलाने से ही होता है। जब हम पांच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, एन टाइप अर्धचालक
अर्धचालक और जब हम 3 संयोजी तत्व मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, सारी थ्योरीज देख ली, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब एन टाइप अर्धचालक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जब 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं, इसके आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। लिखना कैसे है, अगर देखना चाहते हो फटाफट से आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके बाद पी टाइप अर्धचालक के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम 3 संयोजी तत्व मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। और जो होल है इनको शुद्ध हिंदी में कोटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोटर शब्द मिलेगा तो वो होल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब हमने एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ लिया। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ने के बाद हम जो है अगर इनको मिक्स कर दे तो, अगर हम पी और एन का ही जोड़ा बना दे तो क्या होगा, तो भाई यहां से हमको जो है नई चीज पता चलेगी जिसको हम बोलेंगे पी एन, मतलब जिसको हम कहते हैं पी एन टाइप डायोड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डायोड। अब यहां पर जो है हमने क्या किया कि जो हम लोगों ने अर्धचालक पढ़े, एक हमने पी प्रकार और एन प्रकार, इनको हमने जो है इस तरीके से एक साथ कर दिया, एक साथ कर देंगे, इसकी घटना हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हमने जो ये पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक पढ़े हैं, इनकी चालकता और प्रतिरोधकता के बारे में भी हम देख लेते हैं। चालकता मतलब उसमें कितना अच्छा चालन संभव है, वो उसकी चालकता कहलाएगी। प्रतिरोधकता मतलब कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता मतलब कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वहां पर विरोधी कितने होंगे, वो उसकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ऑलरेडी आपने विद्युत धारा में पढ़ा है। तो यहां पर हमने चालक की चालकता और प्रतिरोधकता तो देखी है विद्युत धारा चैप्टर में, यहां पर हम अर्धचालक की चालकता और प्रतिरोधकता देखेंगे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हम फटाफट से करेंगे जो मैं आपके लिए पूरा रेडी लेकर आई हूं यहां पर, कि अगर मान लो कि कोई अर्धचालक है, अर्धचालक का एक ब्लॉक मान लो कि L लंबाई का है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये थ्योरीज आप लोगों को पूरी लिखनी है। अब यहां पर क्या होगा कि किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण धारा का प्रवाह होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा, IE, और जो होल्स के कारण धारा का प्रवाह होगा वो क्या कहलाएगा, यहां पर IH। ठीक है, अब कुल धारा का प्रवाह इन दोनों के योग के कारण होता है। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद जो है एक चित्र आपको यहां पर आगे अर्धचालक का चित्र आपने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, अर्धचालक में क्या हो रहा है, अर्धचालक में एक्चुअल में अंदर में जो है अगर हम क्या करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे। ठीक है, जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो वहां पर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके बारे में हम देखेंगे और डिटेल में कि किस तरीके से उत्पन्न होगा। जब भी हम क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको ये बताया, ये इस तरीके से जो बताया, यहां पर जो है बीच में जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर अनुगमन वेग से जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ जाओ कि जो विद्युत धारा का प्रवाह आप लोगों ने पढ़ा था और विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण हुआ था, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलता है। तो और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा और जो आप लोगों ने जो है कन्वेंशनल विद्युत धारा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर बताई गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये डेरिवेशन सेम आप लोगों ने जब चालकता और प्रतिरोधकता आप लोगों को ज्ञात करना था चालक के लिए, तब वहां पर भी यही सारी चीजें आप लोगों ने जो है करी थी। तो बिल्कुल आपको यहां पर कोई भी नया डेरिवेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो आप लोगों ने अनुगमन वेग के केस में किया था। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों ने जो है आवेश कैलकुलेट किया था। तो यहां पर आपको आवेश जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम वहां पर आवेशों की संख्या डायरेक्ट n लिया करते थे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए Ne और होल्स की संख्या, होल्स कब बन रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ करके उस जगह को खाली कर रहा है, अपना जगह छोड़ के उस जगह को खाली कर रहा है, तो क्या बन रहा है, होल बन रहा है। तो जैसे हम लोगों ने सेम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आवेश के लिए किया था, सेम चीज आप लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए करना है। और ये करने के बाद आगे बढ़ना है। तो आगे हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा कि दोनों ही चार्ज कैरियर्स के कारण कुल धारा प्रवाहित यहां पर हो रही है। ठीक है, तो कुल धारा इस तरीके से आप लोगों को निकल कर आएगी, पर इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है दोनों ही है। तो जब हम इनकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो बिल्कुल ओम का नियम जो
ओम का नियम जो हमारा लग रहा था अर्धचालक के लिए और प्रतिरोधकता जो थी हमारी, तो बिल्कुल आपके जो वही सूत्र जो आप लोगों ने चालक के लिए इस्तेमाल किए थे वही सूत्र यहाँ पर जो है आपके इस्तेमाल होंगे। और यहाँ पर भी ओम का नियम, भाई यहाँ पर अर्धचालक में हमने चालन संभव किया है तो वह एक अब चालक की भांति कार्य कर रहा है, तो जो सारी चीजें वहां पर हो रही थी वही सारी चीजें यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर जो है दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे जो है होल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चालकता और प्रतिरोधकता के बीच में इस तरह से रिलेशन जो है हमको ज्ञात होता है। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक, आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन और होल्स ही यहाँ पर आवेशवाहक है, और उनके लिए हम अनुगमन वेग, और बिल्कुल ये जो VE और VH है ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के अनुगमन वेग है। तो उस आवेशवाहक की हम क्या कहते हैं, गतिशीलता हम कहते हैं। इनके द्वारा जब हमको अनुगमन वेग प्राप्त होता है, मतलब इसके कारण जो है विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है, चालन संभव हो पाता है, तो वही क्या कहलाता है, गतिशीलता या फिर चालकता। क्या कहलाती है, गतिशीलता या फिर चालकता कहलाती है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि अर्धचालक की चालकता कैसे होगी, राइट। अब अर्धचालक की चालकता के लिए हमको जो है यहां पर ये सूत्र मिल गया है। अब जब हमको चालकता मिल गई है तो चालकता और प्रतिरोधकता का रिलेशन हमको पता है, तो यहां से जो है हम प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स में यहां पर अर्धचालक की जो चालकता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के ही घनत्व पर निर्भर कर रही है कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है और कितने संख्या में होल्स है, ठीक है। तो जब हम p और n टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो n टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, n टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि n टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। और जब हम p टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, होल्स की अधिकता होता है, होल्स की अधिकता होती है, ठीक है। तो जिनकी अधिकता होती है उनको हम नाम देते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक। क्या बोलेंगे यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को, बहुसंख्यक आवेशवाहक, ठीक है। आवेशवाहक मतलब आवेश को लेकर के जाने वाला। अब यहां पर होल्स की अधिकता है तो p टाइप के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, होल्स, ठीक है। और अब यहां पर n टाइप में अल्पसंख्यक, मतलब यहां पर होल्स की कमी होगी, क्या होगी, होल्स कम होंगे। तो क्योंकि यहां पर होल्स कम है तो इसलिए ये जो होल्स है n टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहलाएंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। और ठीक इसी प्रकार p टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहां पर अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या कहलाएंगे, p टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहलाएंगे। तो ये शब्द आपको क्लियर हो ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि हमने p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हो कि एक जो है p प्रकार का अर्धचालक है जिसमें हम लोगों ने 3 संयोजी यहां पर अशुद्धि मिलाई है, ठीक है। अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाती है, राइट। अब यहां पर जो है होल्स यानी कि कोटरों की संख्या अधिक होती है। अब ये जो n टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोगों ने बनाया है, इस n टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स मिलाए, अशुद्धि के रूप में डोपिंग किया। डोपिंग करने के बाद यहां पर जो है हम लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मिली। तो यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, होल्स, राइट। तो इतनी बात समझ में आई। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। डायोड शब्द का मतलब क्या है, डायोड शब्द का मतलब जहां पर दो चीजें मतलब मिलकर जो है यहां विद्युत धारा के प्रवाह को संभव कर पा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकी जो है हमारी, उसमें ये डायोड बहुत काम की चीज है, बहुत सारे जगहों में काम में आती है। और बिल्कुल जो भी विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर सर्किट में, उन सभी जगहों में जैसे डायोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ऐसे बहुत तरह के उपकरण होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी युक्तियां होती है और जब ये मिक्स होती है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास मान लो कि p टाइप है और यहां पर मेरे पास क्या है, n टाइप है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ के इस तरीके से कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के कारण क्या होगा, यहां पर जो है होल्स की अधिकता है, राइट। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, दोनों चीजें मौजूद है पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और यहां पे क्या है, होल्स ज्यादा है,
ठीक, अब क्या होगा कि दोनों को हम मिला देंगे ना, तो दोनों को मिला देंगे तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, इस बीच के हिस्से में क्या होगा कि इस बीच के हिस्से में ये होल्स जो है इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे और ये जो है इलेक्ट्रॉन इन होल्स से अट्रैक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से बीच में जो है एक परत बन जाती है। ठीक है, तो ये जो बीच की परत बन जाती है ये अवक्षय परत कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ये अवक्षय परत। ये पतली सी परत होती है, अवक्षय परत बहुत ज्यादा नहीं है, पर यहां पर जो है ये दूर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। ये क्या है? पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। तो केवल जो संधि का ये बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? ये बीच का हिस्सा जो है संधि कहलाता है। तो ये जो बीच का भाग है ना, ये वाला भाग आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वाला जो भाग देख पा रहे हो, ये जो भाग का निर्माण कर रहा है इसमें यही हो रहा है कि यहां पर जो ये एन टाइप है, तो ये एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर पी टाइप के होल्स से अट्रैक्ट होकर के क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट होकर के यहां पर समझना। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहां पर? बिल्कुल, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए और यहां पर क्या हो गए? ये सारे होल्स इकट्ठे हो गए। अब यहां पर ये एक पतली सी परत बन गई, इसका नाम क्या है? अवक्षय परत। देखो, अभी सिंपली हम लोगों ने क्या किया है? सिंपली हम लोगों ने पी और एन प्रकार के अर्धचालक को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, एक साथ जोड़ने के बाद ये सारी चीजें हो गई, इतनी चीजें हो गई। फिलहाल यहाँ पर जो है पी से एन में किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, केवल और केवल अवक्षय परत बन रही है। यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन हमें इसके लिए बाह्य स्रोत लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको बाह्य स्रोत लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है इनको जो है बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको जो है बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे कनेक्ट करने से पहले इसकी थ्योरी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर हम पी टाइप के अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को एन टाइप के अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? पी एन संधि बनता है। क्या बनता है? पी एन संधि बनता है। ठीक है, अभी डायोड नहीं बना है, जब यहां पर अभी पी एन संधि बना। पी एन संधि बनने के बाद बीच में क्या बनी? यहां पर जो एन टाइप के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पी टाइप के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स से क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होने के कारण यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से इकट्ठे हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर के यहां पर एक दीवार खड़ी कर दिए। और उसी तरीके से ये होल्स यहां पर इकट्ठे होकर के यहां पर क्या बना दिए? यहां पर दोनों किनारों पर एक दीवार बना दिए। अब याद करो, जब आप लोगों ने जो है इस तरीके से दो समानांतर प्लेट को रखकर देखा था और समानांतर प्लेट में यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो हुआ क्या? अब इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब विभवांतर की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है यहां पर धन से ऋण की तरफ होगी। किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब यहां पर इसका जो संकेत है डायोड का इस तरीके से बनाया जाता है। ये डायोड का संकेत है। ठीक है, ये डायोड की संरचना चित्र, और इस तरीके से जब आप अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहां पर पी एन डायोड ऐसे बनाओगे। आगे जो विद्युत सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं डायोड, तो उसको इस तरीके से इस संकेत के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन वाला हिस्सा है ये ऋणात्मक हिस्सा, और ये जो हिस्सा का हिस्सा है वहां पर धनात्मक सिरा होगा बाह्य स्रोत का, तभी जाकर के यहां पर कंडक्शन संभव हो पाएगा, मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाएगा। अगर यहां पर ऋणात्मक और यहां पर धनात्मक अगर हुआ तो वहां पर प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा, और इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो अब इस पी एन संधि डायोड के बारे में तो हमने बात करी। अब इसमें मैंने आपको जो धनात्मक और ऋणात्मक की कहानी आपको जो बताई है उसके अकॉर्डिंग इसको जो है दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें से एक भाग जो है आपका अग्र अभिनति कहलाता है। ठीक है, और दूसरा भाग जो है आपका पश्च अभिनति कहलाता है। अब अग्र कब कहलाता है, पश्च कब कहलाता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रही हूं। ठीक है, अग्र अभिनति कब कहलाएगा? तो ये जो है चलित डायग्राम आप देख पा रहे हो, हमने पी टाइप और एन टाइप को यहां पर जोड़ा। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा, जिसकी वजह से बीच में यहां पर अवक्षय परत बन गया। और जब हमने इसको क्या किया, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहां से जो है हमारा धनात्मक सिरा और यहां से जो है हमारा ऋणात्मक सिरा जब कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहां से इनको बाह्य स्रोत के कारण विद्युत बल, बाह्य स्रोत के कारण इनको यहां पर विद्युत बल प्राप्त हो सका,
अब इस विद्युत बल के कारण क्या होगा कि जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, पी टाइप की ओर जो है इधर की तरफ गति करेंगे, होल्स जो है उधर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना शुरू करेंगे। हमको पता है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स जो है गति करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रॉन्स ने। अब इलेक्ट्रॉन्स की गति एन टाइप से पी टाइप की तरफ हो रही है क्योंकि एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाएगा, वो विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल इस तरह से इस दिशा में संभव हो पाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में होता है। तो यहां पर जो है आपका विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, इस बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जो है संभव हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अभिनति कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच का अवक्षय परत बना था, ये बीच का अवक्षय परत घट जाता है। ये बीच का अवक्षय परत घट जाने की वजह से जो बीच का बैरियर था, जो बीच का दीवार था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और यहां पर विद्युत धारा का चालन संभव हो पाता है। अगर डायोड बनाए तो इस तरीके से जो है हमने यहां पर धनात्मक और यहां पर ऋणात्मक दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस में है, मतलब कि यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पी सिरा है और ये एन सिरा, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पश्च दिशिक, अब इसमें क्या करेंगे, हम सेल को उल्टा कर दिए हैं, सेल का ऋणात्मक हिस्सा इधर और धनात्मक हिस्सा इधर कर दिए। अब हुआ क्या, यहां पर कहानी क्या हुई कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षण प्राप्त होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स को विद्युत बल प्राप्त होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो बीच की दीवार को तोड़कर, बीच के गैप को तोड़कर, एनर्जी गैप को तोड़ करके आगे बढ़ पाए और आवेश को प्रवाहित कर पाए। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर जो है हमने ऋणात्मक और यहां पर धनात्मक शिरा लगा दिया। अब उसकी वजह से क्या हो गए कि ये जो पी टाइप है और ये जो एन टाइप है, यहां पर पी टाइप के होल्स जो है यहां पर इस ऋणात्मक से ये दोनों आकर्षित हो गए आपस में, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहां का जो धनात्मक सिरा है, ये क्या हो गए, ये दोनों अपना आकर्षित हो गए। अब हुआ क्या, ये किनारे किनारे आकर्षित हो जाने के कारण ये जो बीच का अवक्षय परत था वो और बढ़ गया, बीच का अवक्षय परत और बढ़ गया। इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अवक्षय परत। अब अवक्षय परत बढ़ जाने की वजह से यहां पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है इसलिए ये पश्च अभिनत में कहलाया। क्या कहलाया, पश्च अभिनति में कहलाया, ठीक है। अब यहां पर पश्च अभिनति में जो है कहलाया, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स बायस। कई बार अंग्रेजी के शब्द ज्यादा सरल हमको महसूस होते हैं, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आपको इस वन शॉट को जरूर देखना है। बढ़ते हैं आगे और यहां पर हम बात करते हैं पी एन संधि डायोड के बारे में। तो यहां पर जो भी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है, बिल्कुल वही चीजें यहां पर लिखी हुई है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की गति जो है एन से पी की तरफ होती है। कहां होती है, इलेक्ट्रॉन्स की गति जो है एन से पी की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके गति करने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स की गति होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाएंगे और यहां पर एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्ट होकर के होल्स इधर जा रहे हैं। होल्स किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण विद्युत धारा संभव हो पाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में इस तरह से जो है आपका यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह आपको यहां पर दिखाया गया है एरो के माध्यम से, बिल्कुल एरो के माध्यम से दिखाया गया है। पीएन संधि डायोड कहलाता है, ठीक है। अब इस पीएन संधि डायोड में जो हमने इस अवक्षय परत के बारे में देखा, अवक्षय परत में हो क्या रहा था, अवक्षय परत में यहां पर जो है एक तरह की परत बन जा रही थी, जहां पर सारे ऋणात्मक यहां पर चले गए, यहां पर सारे धनात्मक चले गए। अब इसकी वजह से यहां पर जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि विभवांतर उत्पन्न हुआ, राइट। विभवांतर के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहां पर ऋणात्मक और यहां पर धनात्मक, अब यहां पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये जो विभवांतर है, ये विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, अवक्षय परत जो बना रहा है, ये एक तरह से रुकावट का कार्य कर रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में किया था, तो इस अवक्षय परत को पार करके तोड़ के फिर जाना पड़ा, जो उनको इस बैटरी के कारण वो विद्युत बल प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक का जो प्रवाह है वो संभव हो पाया, राइट। तो
ये जो है विभवांतर जो उत्पन्न कर रहा है, ये बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर यानी कि विभव प्राचीर कहलाता है हिंदी में। ये अवक्षय परत बनने के कारण संधि के पास n भाग के धनावेश n भाग में क्या हो रहे हैं, n भाग में धनावेश उत्पन्न हो रहे हैं और p भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण अवक्षय परत के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और ये विभवांतर ही विभव प्राचीर कहलाता है। अब ध्यान रखना है कि यहां पर जो है, देखो हमने एनर्जी गैप का मान देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। किसका नाम मान देखा था, एनर्जी गैप का सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए देखा था। क्या क्या था, तो यहां पर 0.732 और यहां पर था 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, यहां पर हम इस विभव प्राचीर का मान देख रहे हैं कि कितना विभव हम लगाएंगे जिसकी वजह से ये अवक्षय परत जो है टूट पाएगी। ठीक है, तो यहां पर विभव प्राचीर के लिए हम जर्मेनियम के लिए देख रहे हैं 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन का 0.7 और यहां पर का जर्मेनियम का 0.7 कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि यहां पर ये एनर्जी गैप ऊर्जा की बात हो रही थी, बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही थी। यहां पर जो बात हो रही है वो विभव प्राचीर की बात हो रही है कि अगर हमको यहां पर जो है, अगर मान लो कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है और यहां पर हम लोगों को क्या कराना है, विद्युत का प्रवाह कराना है, तो कम से कम 0.7 वोल्ट से ऊपर का विभव हम लोगों को यहां पर इनके दोनों किनारों पर लगाना पड़ेगा, ताकि यहां पर जो है क्या हो पाए, यहां पर इन पर जो है आवेश का प्रवाह संभव हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने संधि डायोड के बारे में पढ़ा। अग्र अभिनति में और पश्च अभिनति में एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि कहानी क्या होती है। अग्र अभिनति में आपको देखना है कि जब हम यहां पर इसको जो है धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम इसको धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तो होता क्या है कि यहां पर ये जो धनात्मक है ये इस पी टाइप के होल्स से क्या होते हैं, यहां पर ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। अब क्योंकि यहां पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे तो इसके होल्स किधर जाएंगे, इसके होल्स जो है एन टाइप की तरफ जाएंगे, इसके होल्स एन टाइप की तरफ जाएंगे और क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाएंगे। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जा रहे हैं, पी टाइप की तरफ, और होल्स जो है वो एन टाइप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इधर एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हुआ और क्या हुआ, इधर पी से एन की तरफ होल्स का प्रवाह हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के जिस दिशा में प्रवाह होता है उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से जो है, इस तरीके से क्या हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। अब विद्युत धारा का ये जो प्रवाह हुआ ये अग्र अभिनति, यहां पर अग्र धारा ज्यादा है। अग्र धारा का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जा रही है और एन से पी की तरफ मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है कोटर की तरफ जा रहे हैं, होल्स की तरफ जा रहे हैं आकर्षण की वजह से, क्योंकि इधर प्रतिकर्षित करके वो उसको उधर ढकेल रहा है और ये एक दूसरे को इधर तो खींच ही रहे थे। ठीक है, तो यहां पर अग्र धारा बह रही है और अग्र धारा के प्रवाह के कारण ये अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस में हो पाया। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत यहां पर क्या होता है कि हम इन किनारों को क्या करते हैं, इनको जो है हम इधर जो है ऋणात्मक सिरे से और इनको धनात्मक सिरे से कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सेल का ऋणात्मक सिरा है, यहाँ ये दोनों सेल का जो ऋणात्मक सिरा है इस पी टाइप के होल्स से आकर्षित होकर के पी टाइप के इन होल्स से, देखो ये होल्स है ना, ये होल्स है, तो इन होल्स से आकर्षित हो जाएगा, तो इधर ही इन लोगों की कहानी बन जाएगी, इधर ही कहानी बन जाएगी। तो बीच का डिप्लीशन मतलब अवक्षय परत वो चौड़ा हो जाता है, बीच का अवक्षय परत चौड़ा यानी कि मोटा हो जाता है और यहाँ पर जो है विभवांतर और भी बढ़ता चला जाता है, ये परत एक दूसरे से और दूर होते जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मतलब कि धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक, अब जब हम यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक की बात करते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा प्रवाहित होती है वो अग्र धारा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना कि जो अल्प संख्या में है ना, मतलब एन टाइप में थोड़े बहुत होल्स भी होंगे, थोड़े बहुत क्या होंगे, कुछ तो 2-4 होल्स भी होंगे बेचारे कहीं पर, है ना। अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक के कारण भी कुछ घटनाएं होंगी, तो अल्पसंख्यक के कारण जब धारा प्रवाहित होती है वो अग्र धारा के विपरीत होती है, उत्क्रम धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्क्रम धारा कहलाती है। पर उत्क्रम धारा के प्रवाह के कारण जो है हम पश्च अभिनति में जो है आवेश का प्रवाह को संभव करवा पाते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेशल घटना होती है जो कि जेनर डायोड में देखा जाता है। लेकिन फिलहाल 2023 और 24 के आपके सिलेबस में
में जेनर डायोड हट चुका है, तो वो टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे हैं। जेनर डायोड के अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स के भी जो आपके टॉपिक्स है वो 2023 और 24 के सिलेबस से हट चुके होने के कारण यहां इस लेक्चर में आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा रही हूं। लेकिन अगर आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स में वो ना हटा हो, तो अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मुझे बताएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर उस टॉपिक के वीडियोस भी आपके लिए लेकर के आऊंगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे। तो बेटा जब अग्र अभिनति में आपका संधि डायोड होता है, ठीक है, तो जो हम लोग यहां पर विभव के बारे में बात करते हैं, भंजक विभव मतलब कि जो अवक्षय परत को तोड़कर आगे बढ़ता है, सिलिकॉन के लिए जो कितना होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो इससे ऊपर की मात्रा में जब विभव लगाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही यहां पर इस विभव को पार करता है, ये विभव भंजक विभव कहलाता है, जैसे ही इसको पार करेगा अचानक से विद्युत धारा का मान क्या बढ़ेगा, क्या होगा, इधर हम इस दिशा में विभव लगा रहे हैं, इस दिशा में हमारी विद्युत धारा दिखाई दी है, वैसे ही विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब हम पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है, इस तरीके से जो है आप रिवर्स बायस में जो है आपका बीच का जो विभवांतर है लगातार बढ़ता जाता है और यहां पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। पर जेनर डायोड के केस में अचानक से यहां पर भी जो है अलग मात्रा में डोपिंग करी जाती है, जिसके कारण जो है उत्क्रम धारा के कारण जो है पश्च अभिनति में जो है वहां पर भी मतलब हमको आवेश के प्रवाह प्राप्त किए जाते हैं। उसकी कहानी हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो जेनर डायोड का हिस्सा है। पर डायोड का ये अभिलाक्षणिक वक्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके जरूर लिखना है। और जो आपका पीएन संधि डायोड है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग एप्लीकेशन है दिष्टकारी के रूप में। और वैसे दिष्टकारी शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा तो विद्युत धारा में आप लोगों ने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की बात करी। जब आपको दिष्ट धारा ज्यादातर जो सेल्स विद्युत सेल वगैरह में पाई जाती है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम ट्रांसफार्मर या जनरेटर की सहायता से हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हमको क्या करना होता है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, क्या कौन सी धारा है, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा को जब हमको दिष्टकारी धारा के रूप में परिवर्तित करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक युक्ति का उपयोग करते हैं जो कि क्या कहलाती है, दिष्टकारी कहलाती है। अब ये दिष्टकारी जो है पीएन संधि डायोड जो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल उसकी मदद से ही बनाया जाता है। तो यहां पर प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का जो क्रिया है वो दिष्टीकरण कहलाता है। और इसके लिए हम जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो युक्ति क्या कहलाती है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर कहलाती है। अब इसका काम क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करना। अब ये जो युक्ति हम इस्तेमाल करते हैं इसमें एक्चुअल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो है पीएन संधि डायोड। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, पीएन संधि डायोड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आप देखो कि यहां से जो है हम प्रत्यावर्ती धारा जो है यहां पर स्रोत के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, स्रोत के रूप में हम निवेश कर रहे हैं। यहां पर ये प्राइमरी कुंडली, यहां पर ये सेकेंडरी कुंडली, बिल्कुल ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली में, टी फॉर ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा अध्याय में जरूर पढ़ा है। अब होगा क्या, स्रोत के रूप में जब हम यहां पर देंगे, अब प्रत्यावर्ती धारा है भाई, इस तरीके से जो है बार बार दिशा बदलती हुई आपको प्राप्त होगी, आयाम भी बदलता हुआ प्राप्त होगा। ये विद्युत धारा आप दे रहे हो इधर, है ना। अब जब विद्युत धारा दे रहे हो तो यहां पर जो है P के पास धनात्मक सिरा और N के पास यहां पर ऋणात्मक सिरा कनेक्टेड है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब ये क्या है, ये जो है अग्र अभिनति में है। किसमें है ये, अग्र अभिनति में। तो क्योंकि यहां पर पीएन संधि डायोड आपका अग्र अभिनति में है, कब, पहले वाले चक्र में, यहां देखो पहले आधे चक्र में। ठीक है, ये जो पहला आधा चक्र है उसमें क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा। तो अग्र अभिनति में जब होगा तो यहां से विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है हमको निर्गत विभव इस प्रतिरोध के सापेक्ष, एक्चुअली में ये लोड कहलाता है। ठीक है, जहां पर हमको जो आउटपुट प्राप्त करना होता है, ठीक है, वो हम प्राप्त करते हैं। वी नॉट मतलब कि हमको आउटपुट विभव यहां पर मिल रहा है, निर्गत विभव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जब हम यहां पर धनात्मक
ऋणात्मक आधा चक्र जब यहाँ पर दे रहे हैं शुरुआत में, ठीक है, तो हम लोगों को जो है यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, विद्युत धारा का आउटपुट। लेकिन जब अगला आधा चक्र यानी कि ये जो ऋणात्मक भाग है, नीचे का ऋणात्मक भाग जो आप लोग देख पा रहे हो, जब ऋणात्मक भाग होगा जिसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पर दर्शा रही हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका ऋणात्मक सिरा आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऋणात्मक सिरा आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, धनात्मक सिरा। अब ऋणात्मक और धनात्मक सिरा आ गया, मतलब कि ये जो ब्लू कलर से मैं लिख रही हूं ये क्या हो गया, आपका पश्च अभिनति में हो गया। किसमें हो गया, पश्च अभिनति में। अब क्योंकि डायोड पश्च अभिनति में तो विद्युत धारा का प्रवाह करता नहीं है, तो यहां पर हमको इसके सापेक्ष जो है हमको निर्गत विभव प्राप्त नहीं होगा, मतलब कि यहां पर ये वाली जगह खाली रह जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वाली जगह खाली रह जाएगी, यहां पर निर्गत विभव हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, यहां पर हमको शून्य प्राप्त होगा। विद्युत धारा या विद्युत विभव किसी की भी बात कर सकते हो, यहां पर विभव लिखा है, ठीक है, इसीलिए यहां पर निर्गत विभव आपको दिखा रहा है, निर्गत विभव और विद्युत धारा, तो यहां पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये विद्युत धारा या विद्युत विभव, आप यहां पर विभव भी कर सकते हो, इसको विभव भी कर सकते हो, दोनों का ग्राफ एक ही तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी विभव या फिर कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगी, शून्य होगा, ठीक है। लेकिन अगले आधे चक्र में फिर से अगला आधा चक्र ये जो धनात्मक वाला है, तो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक, तो फिर से क्या हो जाएगा, अग्राभिनति में हो जाएगा। तो अगेन जब अग्राभिनति में होगा तो यहां पर क्या होगा, आपको जो है यहां पर निर्गत विभव प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इस तरह से एक ही डायोड लगाते हैं तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है, क्योंकि जो विद्युत धारा या फिर विद्युत विभव की जो तरंग है उसमें हमको आधी आधी ऊपर वाली तरंग ही प्राप्त हो रही है, नीचे वाली तरंग का कोई भी हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन इसको संशोधित करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाया गया, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आप देख पा रहे हो इस तरीके से बीच में टैपिंग करी जाती है, और बीच में टैपिंग करके यहाँ पर जो है एक डायोड लगाया गया और यहाँ पर जो है दूसरा डायोड लगाया गया। अब दो डायोड यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो हम स्रोत के रूप में यहाँ पर विभव या फिर धारा आप कह सकते हैं, विभव या धारा जब हम देते हैं, ठीक है, तो पहले आधे चक्र में हमको जो है इस D1 डायोड के कारण जो है आउटपुट मिलता है, ठीक है। और अगले आधे चक्र में हमको क्या होता है, यहाँ पर इस D2 विभव के कारण हम लोगों को यहाँ पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो इस बार जो निर्गत विभव प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम पल्सेटिंग बोलते हैं, जो पल्स के फॉर्म में हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। कैसे मिल रहा है, पल्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने जो है प्रत्यावर्ती को जो है दिष्ट के रूप में कन्वर्ट किया। क्या किया हमने, प्रत्यावर्ती को यहाँ पर दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव के रूप में परिवर्तित किया, बट एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं मिला। तो इसके लिए जो है ये डायग्राम जो मैं ऑलरेडी बनाकर आपको दिखाई हूं, ये आपका जो है डायग्राम किसका है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का है, ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और यहां पर ये डायग्राम जो है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी का है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। बिल्कुल ये डायग्राम मैंने आपको बना करके समझाया है, परंतु जब हमको ये जो पल्सेटिंग हम लोगों को ये दिष्ट धारा जो प्राप्त हुई है, इसको आपको हम एग्जैक्ट हम लोगों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम ये जो दिष्टकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, उसके बाद जो है हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर के रूप में हम यहाँ पर जो है संधारित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से समानांतर क्रम में लोड के सापेक्ष हम समानांतर क्रम में फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो हम लोगों को पूर्ण तरंग दिष्टकारी से इस तरह की जो तरंग मिल रही थी ना, इस तरह की जो तरंग मिल रही थी, इसको क्या करेगा, ये फिल्टर आउट करेगा। फिल्टर आउट करने के बाद जो यहां से हम लोगों को मिलेगा वो क्या है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा। तो कंप्लीटली दिष्टकारी के रूप में तो नहीं, पर जो है आपको फिर भी एक देखा जाए तो लगभग जो है आपको दिष्टकारी तरंग के रूप में यहां पर जो है आपको निर्गत विभव प्राप्त होता है। निर्गत विभव या निर्गत विद्युत धारा आपको जो है यहां पर प्राप्त होगी। तो इस तरीके से दिष्टकारी ने क्या किया, जो प्रत्यावर्ती विभव या फिर विद्युत धारा जो है उसको दिष्ट विभव या फिर दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करने का काम यहां पर इन्होंने किया। अब इसके बाद
इसके बाद टॉपिक्स हमारे जो है खत्म हो चुके हैं। तो फिलहाल जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है अब तक के क्लियर कर दी है, और उम्मीद करती हूं कि सारे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप लोगों को इस वन शॉट को जरूर आप लोगों को देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स और जेनर डायोड के बारे में भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊं, तो इसके लिए नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की डिमांड होने पर मैं आपके लिए वो वीडियो वन शॉट के रूप में जरूर लेकर के आऊंगी। तो मिलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।